हेलो बच्चों, कैसे हो। तो लास्ट टाइम हमने बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ा। कैसे याद रखते हैं बर्नौलीज इक्वेशन को, फटाफट बताइए। प्रेशर के अंदर आपको क्या ऐड करना है? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला में m की जगह रो लिखना है और पोटेंशियल एनर्जी जो mgh है उसमें m की जगह रो लिखना है, ठीक है ना। तो इसे दिस इज द कांस्टेंट, क्लियर और नॉट। ये बर्नौलीज इक्वेशन है। इफ यू डिवाइड ऑन बोथ साइड बाय रो जी, इफ यू डिवाइड ऑल दिस टर्म्स बाय रो जी, रो यहाँ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ h आ जाएगा। कांस्टेंट बाय रो जी इज अ न्यू कांस्टेंट, क्लियर। फाइंड आउट यूनिट ऑफ दिस। वीडियो पॉज कर लीजिए और इन दोनों के यूनिट फाइंड कीजिए क्या आते हैं। वीडियो पॉज कर लीजिए और इन दोनों के यूनिट फाइंड कीजिए क्या आते हैं। चलिए ठीक है, क्या आंसर आया। तो अगर आपने वीडियो पॉज किया और यूनिट फाइंड किए, मतलब आप लोग ने ध्यान से इक्वेशन को नहीं देखा। ये क्या है? हाइट। हाइट मतलब इसका यूनिट क्या है? मीटर। मीटर में आप क्या ऐड कर सकते हो? लाइक टर्म्स कैन बी एडेड। तो इसका यूनिट भी मीटर और इसका भी मीटर। एज ऑल दिस थ्री हैव यूनिट ऑफ हाइट मतलब मीटर, इसे कहते हैं प्रेशर हेड, इसे कहते हैं वेलोसिटी हेड और इसे कहते हैं एलिवेशन हेड। ये याद रखना, ये प्रेशर हेड है, ये वेलोसिटी हेड है और तीसरा वाला जो है दैट इज एलिवेशन हेड। ये आप याद रखना। कभी कुछ एमसीक्यू में लिख के दे कि प्रेशर हेड क्या है, वेलोसिटी हेड क्या है या प्रेशर हेड गिवन, तो आपको प्रेशर हेड मतलब क्या दिया गया है? P/ρg। वेलोसिटी हेड मतलब v²/2g। ये याद रखना। ये यहाँ पे स्प्रेयर जो है जिससे हम स्प्रे करते हैं, अगर उसका कंस्ट्रक्शन आपने देखा हो तो सपोज कुछ ऐसा है और यहाँ पे एक कंटेनर, एक छोटा सा पाइप जैसा होता है और यहाँ कंटेनर ऑफ लिक्विड जिसको हमें स्प्रे करना है। अब देखिए ये एटॉमिक स्प्रेयर में होगा क्या। ये एटॉमिक स्प्रेयर जो है इसमें यहाँ एक पिस्टन होता है विथ हैंडल, ओके। बैगन स्प्रे करते हैं ना हम, क्लियर। अब इसमें होता क्या है, जैसे ही हम इसको पुश करेंगे अंदर की तरफ, यहाँ से जो एयर है वो ट्रिमेंडस वेलोसिटी से बाहर आएगा। मतलब यहाँ एयर की वेलोसिटी बढ़ गई। वेलोसिटी बढ़ गई तो प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि एट सेम लेवल यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, क्लियर। अब पहले तो क्या था, जब हमने पिस्टन को मूव नहीं किया था तो ये सब जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। एवरीथिंग इज इन कांटेक्ट विथ एटमॉस्फेयर, सब जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। लेकिन जैसे ही आपने पिस्टन को अंदर धक्का लगाया, पुश किया, क्या होगा, यहाँ पे एयर की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब एयर की वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो प्रेशर यहाँ कम हो जाएगा। कंपैरिजन में यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। अब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ये लिक्विड फ्लो होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ये लिक्विड जाएगा और एयर के साथ ये लिक्विड यहाँ स्प्रे होगा, एयर के साथ ये लिक्विड यहाँ स्प्रे करेगा, क्लियर और नॉट। तो इस तरह से ये स्प्रेयर जो है वो वर्क करता है, क्लियर। तो इस तरह से हम ये एटोमाइज़र और स्प्रेयर को हम, इसका वर्किंग जो है इट इज़ बेस्ड ऑन दिस Bernoulli's principle. Now, one of the most important topic is velocity of outflow और velocity of efflux. देखिए क्या है ये, मीन्स रेट ऑफ फ्लो, वेलोसिटी, स्पीड ऑफ इफ्लक्स। नाउ इसे हम टॉरिसिलीज लॉ भी कहेंगे, इसे हम टॉरिसिलीज लॉ भी कहेंगे। देखिए टेक्स्ट बुक पेज नंबर 10.4.1, स्पीड ऑफ इफ्लक्स और टॉरिसिलीज लॉ। देखिए टॉरिसिलीज लॉ, ओके, और स्पीड ऑफ इफ्लक्स, टॉरिसिलीज लॉ और स्पीड ऑफ इफ्लक्स, क्लियर। तो यहां पे टॉरिसिलीज लॉ में, टॉरिसिलीज लॉ या इसे हम स्पीड ऑफ इफ्लक्स भी कहेंगे, स्पीड ऑफ आउटफ्लो इफ्लक्स। देखिए बच्चों,
टॉर्रिस-सिलीज लॉ एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक आपको बताऊंगा मैं। देखिए यहाँ पे, सपोज दिस इज वन कंटेनर, दिस इज वन कंटेनर इन विच लिक्विड इज फिल्ड। ये कंटेनर है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है। ध्यान से देखना बच्चों, ये लिक्विड जो है इसका डेंसिटी रो है, ये लिक्विड जो है उसका डेंसिटी रो है। इट मे बी अ क्लोज्ड कंटेनर और इट मे बी अ ओपन कंटेनर। सपोज फ्रॉम दिस टॉप ऑफ दिस सरफेस एट अ डिस्टेंस एट अ डेप्थ h देर इज वन स्मॉल ओपनिंग, स्मॉल होल, जिसे ओरिफिस भी कहते हैं। क्लियर? जिसे ओरिफिस भी कहते हैं। इट इज अ स्मॉल होल। क्लियर? अगर यहां से यहां पे एक छोटा सा होल है तो यहां से ये लिक्विड वाटर जेट विल कम आउट एंड दिस इज द सरफेस ऑफ सपोज हॉरिजॉन्टल लेवल जहां पे ये टैंक रखा हुआ है, तो यहां पे ये लिक्विड ऐसे गिरेगा। तो ये कौन सी वेलोसिटी से बाहर आएगा ये हमें फाइंड करना है। अगर यहाँ से लिक्विड निकलेगा, ये स्मॉल होल है, यहाँ से लिक्विड निकलेगा तो ये लेवल धीरे 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 नीचे जाएगा। लेकिन ये एक छोटा सा होल है, छोटा सा होल है, दिख रहा है ना आप लोगों को, ये एक छोटा सा होल है। अगर यहाँ से लिक्विड बाहर निकलेगा मीन्स उसकी जो वॉल्यूम है वो बहुत ही कम होगी। तो यहाँ पे जिस स्पीड से ये लेवल नीचे जाएगा दैट इज निग्लिजिबल, ये स्पीड जो है वो बहुत ही कम होगी। क्लियर? तो यहाँ पे आपको जो प्रेशर्स दिए गए हैं, ये प्रेशर P2, सपोज इट इज P, यहाँ पे प्रेशर P1 लेते हैं। क्लियर? अगर आप बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करें तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G Y1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये ओरिजिनल इक्वेशन मैंने एक बार लिख दिया। Y1 इसकी हाइट है और Y2 जो है वो सपोज इसकी हाइट है। ठीक है? एज इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, यहाँ जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, इसलिए P1 की जगह हम PA लिख सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, हमें V1 की तलाश है, कौन सी वेलोसिटी से ये फ्लूइड बाहर निकलेगा, ये V1 की हमें तलाश है। अब ये रोजी Y1 को मैं उस तरफ ट्रांसफ़र करता हूँ, हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी कॉमन निकाला और Y2 माइनस Y1 हो गया। ठीक है? रो जी उधर ले गए, रो जी Y1। अब रो जी Y2 माइनस रो जी Y1 क्या हो गया, ये H क्या है, डेप्थ ऑफ दिस होल फ्रॉम द फ्री सरफेस। क्लियर? फ्री सरफेस ये रहा, तो Y2 माइनस Y1 क्या है, H है। अब ये छोटा सा होल है, मतलब जो वॉल्यूम यहाँ से बाहर निकलेगा वो बहुत ही कम होगा, तो यहाँ से जो लेवल है धीरे 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 नीचे जाएगा। अगर आपके वाटर टैंक में एक छोटा सा कहीं आप एक होल लगा लो, वाटर टैंक जो टेरेस पे है, करना मत, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर ये छोटे से होल में से लिक्विड बाहर निकलेगा, छोटा सा वाटर जेट बाहर निकलेगा, तो ये लेवल सडनली नीचे नहीं जाएगा, जाएगा नीचे बट आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब ये जो V2 है इट इज़ निग्लिजिबल, नियरर टू जीरो, इसलिए इसको जीरो कर दिया। और अब समझिए कि अगर ये टैंक ओपन है, ऊपर से ओपन है, तो P2 भी क्या होगा, PA होगा। P2 भी क्या होगा, PA होगा। तो PA प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू ये होगा PA प्लस रो G Y2 माइनस Y1 विच इज नथिंग बट H। क्लियर और नॉट? अब ये PA भी क्या हो जाएगा, कट, रो भी क्या हो जाएगा, बाद में रो भी कट हो जाएगा, अगला जो स्टेप आएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो V1 है दैट इज √2GH। क्लियर? जिस वेलोसिटी से ये लिक्विड बाहर निकलेगा वो वेलोसिटी क्या होगी बताइए, √2GH। क्लियर और नॉट? लेकिन इसके लिए हमें बहुत सारे अप्रॉक्सीमेशन करने पड़े। क्या? ठीक है ना, हमें बहुत सारे अप्रॉक्सीमेशन करने पड़े। आप ये ऐसा भी कर सकते थे, देखिए यहाँ से जिस वेलोसिटी से लेयर नीचे जा रहा है वो V2 है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया टैंक का सपोज A2 है, तो आपको पता होना चाहिए जितना वॉल्यूम यहाँ से बाहर जाएगा उतना ही वॉल्यूम यहाँ से नीचे भी आएगा, ऐसा भी सोच सकते हैं। तो V2 क्या होगा बोलिए,
V1 इंटू A1 बाई A2, बट A2 इज़ टू मच ग्रेटर देन A1, इसलिए ये वैल्यू बहुत छोटा होगा, इसलिए V2 हमने 0 लिया। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ आप ध्यान से देखिए, टेक्स्ट बुक में एक और फॉर्मूला उन्होंने डिराइव करके रखा है। P2 की जगह P लिखा है। इनिशियली दिस टैंक इज क्लोज्ड ऐसा कंसिडर किया है। तो मैंने क्या ले लिया इस स्टेप के बाद कि इफ दिस टैंक इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो P2 क्या हो जाएगा, PA हो जाएगा। लेकिन अगर ये टैंक क्लोज्ड है तो P2 की जगह मैंने क्या लिखा है, P लिखा है। क्लियर और नॉट? अब अगर आपको V1 चाहिए तो P माइनस PA प्लस रो GH होगा। अब ये 2 ऊपर जाएगा और रो कहाँ जाएगा बोलिए, नीचे जाएगा। 2 ऊपर जाएगा और रो कहाँ जाएगा बोलिए, नीचे जाएगा। इस तरह से ये V1 स्क्वायर क्या होगा, 2P माइनस PA बाई रो, जैसे इस टर्म में क्या, वैसे 2GH बाई रो विल गेट कैंसल एंड दिस इज, अगर रूट ले ले तो वो V1 मिल जाएगा। क्लियर? सो दिस इज V1। अगर ये टैंक ओपन होता तो P इक्वल टू क्या होता बोलो, PA होता। क्लियर और नॉट? P इक्वल टू क्या होता, PA। तो ये कट हो जाता और यही वेलोसिटी आपको क्या मिलती, √2GH। क्लियर? मतलब अगर ये टैंक, ये कंटेनर ओपन है और फ्री सरफेस विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विथ एयर जो फ्री है, उससे अगर H डेप्थ पे कोई होल है छोटा सा, स्मॉल क्रॉस सेक्शन का, तो यहाँ से जिस वेलोसिटी से फ्लूइड बाहर आता है वो वेलोसिटी कितनी होती है। तो आप सोचिए कि अगर H हाइट से कोई ऑब्जेक्ट उसको हम छोड़ दें तो आफ्टर कवरिंग दिस H डिस्टेंस उसकी वेलोसिटी कितनी होती है। छोड़ दे मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है, तो v स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर इज 2AD। क्लियर? फाइनल वेलोसिटी इज v, इनिशियल इज 0, एक्सेलरेशन माइनस g, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है, -h इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये वेलोसिटी हो जाएगा 2GH। मतलब दिस इज टॉरिसिलिस लॉ। दिस इज टॉरिसिलिस लॉ। क्या है टॉरिसिलिस लॉ? ध्यान से देखिए टॉरिसिलिस लॉ क्या है। ओके, स्पेलिंग में कभी यहाँ ई और आई एक्सचेंज हो जाता है कभी कभी, पर आप देख लेना टॉरिसिलिस लॉ। तो टॉरिसिलिस लॉ क्या है, ध्यान देना। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, स्पीड ऑफ इफ्लक्स मतलब स्पीड ऑफ आउटफ्लो ऑफ अ लिक्विड from a hole which is at depth h from free surface is same as final velocity of object, final velocity of freely falling object from same height. So this is Torricelli's law. Clear or not? तो what is Torricelli's law? What is Torricelli's law? तो ये आपको अगर अच्छे से लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि according to Torricelli's law, velocity of efflux, that is the velocity with which liquid flows out of from this orifice, is equal to that which a freely falling body would acquire in falling through a vertical distance equal to the depth of hole. अगर ऐसा नहीं लिखना है तो आप क्या लिखोगे, velocity, speed of efflux from orifice which is at depth h from the free surface is equal to final velocity of freely falling object from same height under gravity. Clear or not? So this is about Torricelli's law. अब बच्चों कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं Torricelli's law के ऊपर। देखिए आपको इसमें भी प्रोजेक्टाइल मोशन का थोड़ा पार्ट दिखा देता हूं मैं आपको, इसमें भी प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट दिखा देता हूं। कंसीडर दिस इज वन ओपन टैंक और यहां पे ये जो लिक्विड है इट इज फिल्ड, दिस लिक्विड इज फिल्ड अप टू हाइट h, दिस लिक्विड इज फिल्ड अप टू हाइट h। ध्यान देना बच्चों। ओके, तो अगर यहां पे h डेप्थ पे
एक होल है, h डेप्थ पे एक होल है, ठीक है। तो यहां से जब ये लिक्विड बाहर निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी आपको पता है, और वो वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में होगी, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल वेलोसिटी विल बी 0। अकॉर्डिंग टू टॉरिसेलिस लॉ ये जो वेलोसिटी है ये होगी 2gh। अकॉर्डिंग टू टॉरिसेलिस लॉ ये जो वेलोसिटी है इट इज √2gh। सपोज ये हाइट, यहां से ये जो हाइट है ये हाइट है h माइनस h, और यहाँ से जब ये लिक्विड ऐसे नीचे गिरेगा, यहाँ से ये लिक्विड जब ये नीचे गिरेगा, समझना बच्चों, ये ऐसे गिरेगा, तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज विच इज, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विच इज कवर्ड बाय दिस लिक्विड। क्लियर। अब यहाँ पे एज इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0, ये जो डिस्टेंस कवर करना है इन वर्टिकल डायरेक्शन, उसके लिए जो भी फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे उसमें इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0। सपोज मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेता हूँ तो एक्सेलरेशन g हो जाएगा, टाइम t हो जाएगा, और ये डेप्थ जो कवर करना है वो h माइनस h हो जाएगा, तो टाइम क्या हो जाएगा 2h माइनस h डिवाइड बाई g, और उसका हो जाएगा रूट। तो इतने टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट मोशन रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये जो डिस्टेंस है, सपोज 7 बजे निकला और 7:02 पे यहाँ गिरा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर किया वो x उस 2 मिनट में, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया h माइनस h। बट हॉरिजॉन्टल मोशन इज विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम कहाँ है ये रहा, और वेलोसिटी क्या है √2gh है, और टाइम क्या है बोलो बच्चों, टाइम है 2h माइनस h डिवाइड बाई g। क्लियर। ये g क्या हो जाएगा कट, तो √2 4 h माइनस h। सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड। क्लियर और नॉट, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस। क्लियर, एनी डाउट। तो इस तरह से ये हम ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। कितना किया, अब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फॉर विच वैल्यू ऑफ h दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज मैक्सिमम, क्योंकि जैसे जैसे ये होल जो है उसका डेप्थ चेंज होगा ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी चेंज होगा। तो ये जो x है वो क्या होगा, ये x जो होगा वो 4h माइनस 4h स्क्वायर। ओके, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखना, ये डिफरेंशिएशन आपको आता है, डिफरेंशिएशन से भी ये कर सकते हैं। क्लियर, ध्यान देना, डिफरेंशिएशन भी आप कर सकते हो क्योंकि x विल वेरी विथ h। तो x की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ h, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x dx बाई dh मस्ट बी 0, मतलब h ऐसा होना चाहिए कि dx बाई dh वुड बी 0। ये x h के साथ वेरी होगा। सपोज मैं x वर्सेस h का ग्राफ ऐसे बना देता हूँ, तो फॉर x टू बी मैक्सिमम, x मैक्सिमम कब होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, मतलब स्लोप क्या होगा इस पॉइंट पे, तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया तो इट विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो dx बाई डी एच 0। अगर आपको इसका dx बाई डी एच आता है तो आप फाइंड कीजिए, मैंने आपको पढ़ाया था y ऑफ f ऑफ g ऑफ x। क्लियर और नॉट, मैं बता देता हूँ आपको एक बार, ठीक है, फिर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो भी ठीक है। देख लीजिए, मैंने तो आपको डिफरेंशिएशन बहुत प्यार से बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आपने पढ़ा हो तो ठीक है। देखिए ये क्या है, x जो है इट इज 4h माइनस 4h स्क्वायर होल रेज टू हाफ। याद आया कुछ, पहले बाहर से मारेंगे फिर घर में घुस के, मतलब पहले हाफ आगे आ गया, क्लियर, फिर हाफ माइनस 1 कर दिया, इनटू इसका, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की तो इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करते हैं। 4 एंड कैपिटल H आर कांस्टेंट, स्मॉल h का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 4 टू ज़ा 8h। क्लियर और नॉट, एंड कंपेयरिंग विथ 0। क्लियर। तो अब ये क्या होगा, ध्यान से देखना,
4H माइनस 8H, 4H माइनस 8H क्या होगा देखिए, डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ 4HH माइनस 4H स्क्वायर, क्लियर, इज इक्वल टू 0। तो 4H माइनस 8H इज इक्वल टू 0, तो 8H इज इक्वल टू 4H, ये 0 के साइड चला जाएगा और H क्या मिलेगा आपको, H बाई 2 मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो जब ये होल बिल्कुल सेंटर पे होगा, जब ये होल बिल्कुल सेंटर पे होगा तो वेलोसिटी जो होगा इट विल बी, वेलोसिटी जो होगा इट विल बी मैक्सिमम, क्लियर, सॉरी x विल बी मैक्सिमम, नॉट वेलोसिटी, x विल बी मैक्सिमम। वेलोसिटी तो मैक्सिमम कब होगा, जब ये होल सबसे बॉटम पे होगा तब ये वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैक्सिमम कब होगा, जब होल एग्जैक्टली सेंटर पे होगा। मतलब ये लिक्विड फॉल कर रहा है, जब ये होल एग्जैक्ट सेंटर पे पोजीशन होल की आ जाएगी तब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड वुड बी मैक्सिमम। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, ये होल जितना फ्री सरफेस से नीचे होगा उतना वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सर यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम तो यहाँ एक्स मैक्सिमम क्यों नहीं, अरे भाई इसको गिरने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, यहीं पे गिर जाएगा वो, तो एक्स कैसे मैक्सिमम मिलेगा। हाँ, सेंटर से गिरा तो उसको जाने के लिए बहुत सारी जगह मिलेगी, क्लियर और नॉट। तो जब ये होल सेंटर पे होगा तो क्या होगा, एक्स वुड बी मैक्सिमम, एक्स वुड बी मैक्सिमम। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। हॉरिजॉन्टल रेंज, अगर आपको ऐसा कुछ दिया है कि ये हॉरिजॉन्टल रेंज, ये ओरिफिस अगर यहाँ से जितनी डेप्थ पे है उतना ही हाइट अगर बॉटम से है, जितना ये है उतना ही ये है, तो ये दोनों केस में ये हॉरिजॉन्टल रेंज वुड बी सेम। ये आप खुद प्रूव कर सकते हैं, ये आप खुद प्रूव कर सकते हैं। अगर ये जितना टॉप से डेप्थ है होल का, अगर उतना ही होल, दो होल है, एक H से और नीचे से भी H, ये डिस्टेंस अगर सेम है तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज वुड बी सेम। ये भी हम प्रूव कर सकते हैं, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं। दिख रहा है ना आप लोगों को बच्चों, अच्छे से एकदम मस्त, यस सही। चलिए, तो दिस इज अबाउट हॉरिजॉन्टल रेंज, व्हेन रेंज विल बी मैक्सिमम, क्लियर। और वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा, जब ये होल जो है वो बिल्कुल बॉटम के पास होगा। और अगर दो होल है, फ्री सरफेस से जितना डेप्थ है बॉटम से भी उतना ही हाइट है, अगर यहाँ से H है तो यहाँ से H है, तो ये दोनों से जो वाटर जेट निकलेगा उनका हॉरिजॉन्टल रेंज जो होगा इट वुड बी सेम। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों, क्लियर। अब देखिए आगे, यहां पे नेक्स्ट जो टॉपिक है टेक्स्ट बुक में वो है वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर, देखो बच्चों, वेंचुरी मीटर is a device used to measure, Venturi meter is a device used to measure speed of fluid flowing from certain region. So Venturi meter is a device to measure flow speed of incompressible fluid. Venturi meter consists of one horizontal pipe having one end broad, other end narrow, one end broad, other end narrow, and again this is a broad end. With this Venturi channel, इसे Venturi channel भी कहते हैं, एक मैनोमीटर लगाया जाता है जिसमें हैवी लिक्विड होता है, दैट इज मर्क्यूरी, और यहाँ से जो फ्लो हो रहा है लिक्विड उसकी डेंसिटी कंपेयर टू मर्क्यूरी निग्लिजिबल होगी, हमेशा याद रखना। तो जनरली मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू आर्म्स। देखिए मैं आपको कुछ पहले डिराइव करके ही बता देता हूँ कि सपोज
यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है। यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है। तो यहाँ पे सपोज़ कोई लिक्विड यहाँ से फ्लो हो रहा था तो मैनोमीटर ट्यूब में एंटर हो गया। तो अगर आपको ये प्रेशर डिफरेंस जानना है, अगर आपको ये प्रेशर डिफरेंस जानना है कि दोनों आर्म पे प्रेशर डिफरेंस कितना है, तो देखिए ध्यान से, ये मर्क्यूरी है, ठीक है। ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से मर्क्यूरी का जो लेवल है वो दोनों आर्म में सेम नहीं है। यहाँ लेवल डाउन है, यहाँ लेवल अप है। सपोज ये हाइट डिफरेंस जो है, ये हाइट डिफरेंस है h, ये हाइट डिफरेंस है h, क्लियर। और ये डिस्टेंस है सपोज y। अब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर कैसा होगा, सेम पास्कल्स लॉ। तो यहाँ जो प्रेशर है इसकी डेंसिटी जो है वो रो है और इसकी डेंसिटी जो है वो रो एम है। तो यहाँ जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, P1 प्लस ये हाइट जो है वो h प्लस वाई है, h रो g। और यहाँ जो प्रेशर है वो P2 है प्लस y रो g बराबर। और ये जो डेंसिटी है वो मर्क्यूरी की है तो h रो g ऐसा आएगा, ठीक है। अब y रो g गेट कैंसिल, ये रो जी आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, h रो जी P2 h रो एम जी। तो यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस है P1 माइनस P2, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है इसीलिए लिक्विड नीचे गया, मर्क्यूरी नीचे यहाँ से नीचे गया, और यहाँ कंपैरिजन में प्रेशर कम है इसलिए यहाँ से ऊपर गया। तो P1 माइनस P2 क्या होगा, एच जी रो एम माइनस रो। जनरली ये जो लिक्विड है जो बाहर से एंटर होते हैं इस आर्म में, तो ये लिक्विड की डेंसिटी कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी बहुत ही कम होती है, इट इज़ निग्लिजिबल। इसलिए हम यहाँ जो आंसर लिखते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली h रो जी लिखते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर कहीं मैनोमीटर कनेक्ट किया है और यहाँ पे अगर कहीं पे आपने ये मैनोमीटर कनेक्ट किया और दोनों आर्म में मैनोमीटर का यू शेप ट्यूब होगा, और यू ट्यूब में अगर हाइट डिफरेंस h है, दोनों आर्म में अगर हाइट डिफरेंस h है, तो दोनों आर्म के जो टॉप है वहाँ प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, तो वहाँ प्रेशर डिफरेंस होगा h रो जी, जहाँ पे रो क्या लेना है, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, क्लियर, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज के बाद अगर दोनों आर्म में हाइट डिफरेंस h है एंड इफ दिस डेंसिटी इज टू मच ग्रेटर देन दिस डेंसिटी, तो जो प्रेशर डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू h रो जी, h रो जी, इतना याद रखना, ठीक है बच्चों। चलिए तो यहीं से आगे बढ़ते हुए देखिए, ये वेंचुरी चैनल है, यहाँ से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, यहाँ से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये वेंचुरी चैनल से फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब आप मुझे बताइए कि दिस इज नैरो एंड, जहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी। दिस इज ब्रॉड एंड, ब्रॉडर एंड, जहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा होगा वहाँ वेलोसिटी कम होगी। सपोज ये बड़ा वाला जो क्रॉस सेक्शन है वो कैपिटल ए है, छोटा वाला जो है वो स्मॉल ए है। आपको पता है कि A इंटू वी इज़ कॉन्स्टेंट, मतलब जहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है वहाँ वेलोसिटी कैसी होगी, कम होगी, और जहाँ A कम है वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी। वो पानी की पाइप वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि यहाँ वेलोसिटी कम है। अब यहाँ वेलोसिटी कम होगी तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ध्यान देना, ये हॉरिजॉन्टल पाइप है इसलिए ये तो कांस्टेंट है। अब ये समेशन कांस्टेंट होना चाहिए, क्लियर, पर ये तो दोनों लेवल, सेंट्रल स्ट्रीमलाइन इज एट सेम हाइट, तो ये तो दोनों पॉइंट्स के लिए अगर हम इन दोनों पॉइंट के बीच कंपैरिजन करें तो ये तो सेम होगा, क्लियर और नॉट। अब बात जाती है इन दोनों पे, इन दोनों का एडिशन सेम होना चाहिए, मतलब जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है वहाँ प्रेशर क्या होगा, कम होगा। वेलोसिटी कहाँ ज़्यादा है,
नैरो रीजन में वेलोसिटी ज़्यादा, इसलिए यहाँ प्रेशर कम होगा और यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ से लिक्विड ज़्यादा इस यूट शेप ट्यूब में घुसेगा और यहाँ प्रेशर कम है, क्लियर और नॉट, तो यहाँ कम एंटर होगा। मतलब जो ये मैनोमीटर का जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी देखिए, तो ये मर्क्यूरी जो है उसकी हाइट यहाँ पे कम होगी और यहाँ पे ज़्यादा होगी। इसका रीज़न क्या है बच्चों, यहाँ कम यहाँ ज़्यादा, क्योंकि ये जो हाइट डिफरेंस है, दिस हाइट डिफरेंस इस h, ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ प्रेशर कम, वेलोसिटी ज़्यादा, प्रेशर कम है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, तो P1 इज ग्रेटर देन P2, P1 इज ग्रेटर देन P2, क्लियर और नॉट। और ये हाइट डिफरेंस जो है वो h है। मर्क्यूरी इसका डेंसिटी ρm है और इसका डेंसिटी हम ρ ले लेते हैं। अब देखिए, अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन, व्हाट इज बर्नौलीज इक्वेशन? प्रेशर के अंदर आपको काइनेटिक ऐड करना है एंड आपको ऐड करना है क्या, पोटेंशियल। अब ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, इसलिए सेंट्रल स्ट्रीमलाइन इज एट सेम हाइट फ्रॉम बोथ दी साइड, तो यहाँ भी हम ρgh लिखेंगे और इधर भी हम ρgh ही लिखेंगे, क्योंकि हाइट इज सेम फॉर अ सेंट्रल स्ट्रीमलाइन, इसलिए ये हो गया कट, क्लियर। तो P1 माइनस P2 बच्चों क्या होगा, P1 माइनस P2 विल बी हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, दिस इज नंबर 1। P1 माइनस P2 जो होगा वो होगा क्या, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये याद रखना। अब बच्चों एक और P1 माइनस P2 है आपके पास, कहां से, फ्रॉम मैनोमीटर, फ्रॉम मैनोमीटर P1 माइनस P2 इज इक्वल टू ρgh, अभी मैंने प्रूव करके दिया आपको, दिस इज नंबर 2। एक प्रेशर डिफरेंस आपको मिला बर्नौलीज इक्वेशन से, दूसरा प्रेशर डिफरेंस मैनोमीटर से, दोनों को कंपेयर करेंगे। नाउ कंपेयरिंग 1 एंड 2, स्टेप बाय स्टेप आप समझिए बच्चों, इट्स वेरी सिंपल। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्या होगा, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू ρgh, क्लियर। अब अगर हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करें तो a इंटू V1 इज इक्वल टू a इंटू V2, a इंटू V1 इज इक्वल टू a इंटू V2। सपोज हमें ब्रॉड एंड पे वेलोसिटी मेजर करना है V1, तो V2 की जगह हम क्या रखेंगे, तो V2 की जगह हम रखेंगे, V2 की जगह क्या रखेंगे, a बाई ए इंटू V1। तो इस फॉर्मूला में V2 की जगह जो है वो हम रखेंगे a बाई ए इंटू V1, और ये स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, V1 स्क्वायर इज ρmgh, क्लियर। तो V1 स्क्वायर बाहर ले लो, क्लियर, इंटू रो बाई V बाई टू क्या होगा, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, नीचे ऐसा कर देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू ρmgh, क्लियर। तो कौन सी वेलोसिटी से फ्लूइड बाहर निकलेगा, देखिए 2a स्क्वायर ρmgh डिवाइड बाई रो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और उसका क्या हो जाएगा रूट, उसका क्या हो जाएगा रूट, क्लियर और नॉट, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे 2 ρmgh डिवाइड बाई रो, ये ए स्क्वायर अगर हम नीचे ले आए तो क्या होगा, ये नीचे ध्यान से देखना, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1। ऐसी फॉर्मूला आपको टेक्स्ट बुक में दिखाई देगी। टेक्स्ट बुक में आपको और क्या दिखाई देगा, ध्यान देना, क्योंकि मैथ्स में बहुत लोग कमज़ोर हैं, फिर डाउट पूछते हैं कि सर ये स्टेप कैसे आ गया, तो उन्होंने ये नीचे है रूट में, पर उसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हाफ ऐसा लिखा है, रूट के बाहर निकाल के इसको ऊपर माइनस हाफ लिखा है, इतना पोर्शन रूट में है और रेस टू माइनस हाफ ऐसा लिखा है, आप देख लीजिए बच्चों, ठीक है। सो दिस इज अबाउट वेंचुरी मीटर, दिस इज अबाउट वेंचुरी मीटर। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इट इज़ अ
वेरी इजी टॉपिक, ये बहुत ही आसान टॉपिक है। वेंचुरीमीटर इज अ वेरी इजी टॉपिक, ठीक है। अब इसी बर्नौलीज इक्वेशन के बेस पे कुछ एप्लीकेशन, ये पहला एप्लीकेशन वेंचुरीमीटर का बताया, उससे पहले एक और एप्लीकेशन बताया था, ओके, स्प्रेयर का, एटमाइज़र का, कि कैसे स्प्रे करते हैं हम। फिर स्विंग बॉलिंग जो होती है, स्विंग नॉट स्पिन, स्विंग अलग है, स्पिन अलग है। जो लोग क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं वो स्विंग अलग है और स्पिन अलग है, ठीक है। तो वो भी बिकॉज ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है बच्चों, ओके। तो उससे पहले हम ये कुछ थियोरेटिकल टॉपिक है उसको भी देख लेते हैं। तो ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्यों आता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो हार्ट से शेप ऐसे ड्रॉ कर दिया मैंने, आर्टरीज दिस कैरीज ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, आता भी है जाता भी है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो कचरा है मतलब कोलेस्ट्रॉल, जैसे ही ये आर्टरीज के अंदर कलेक्ट हो जाता है, ब्लड वेसल्स के अंदर ये कलेक्ट हो जाता है, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है तो यहाँ वेलोसिटी बढ़ जाती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है तो प्रेशर यहाँ कम हो जाता है, तो बाहर से प्रेशर बढ़ जाता है। अंदर प्रेशर कम हो गया तो बाहर से प्रेशर बढ़ जाता है, मतलब ये और पतला हो जाएगा। अगर आप पानी की पाइप को पतला करोगे तो यहाँ से जो फोर्स है, यहाँ से अगर पानी पास करना है या ब्लड पास करना है तो हार्ट को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। यस और नो, समझ में आ रहा है ना? तो हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, क्लियर, और ये और ज़ोर से धक्का मारेगा, यहाँ और वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो यहाँ प्रेशर डाउन, बाहर से प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा इस वेन के ऊपर। यस और नो? तो दिस इज़ द रीज़न कि जितना हार्ट के ऊपर जोर पड़ेगा उतना जल्दी अटैक आ जाएगा, क्लियर, हार्ट आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। दिस में रिजल्ट इन हार्ट अटैक, क्लियर। सो दिस इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन। देन स्टैटिक लिफ्ट एंड डायनामिक लिफ्ट। स्टैटिक लिफ्ट किसे कहते हैं? जो बॉयंट फोर्स बोला था ना, वो स्टैटिक लिफ्ट है। यहां हमें पढ़ना है डायनामिक लिफ्ट। अब देखिए, व्हाट इज डायनामिक लिफ्ट एंड व्हाट इज स्टैटिक लिफ्ट। स्टैटिक लिफ्ट तो मैंने आपको बताया था बॉयंट फोर्स 0 होता है। अब डायनामिक लिफ्ट में क्या होता है कि ये एक क्रिकेट बॉल है, अगर ये विदाउट स्पिनिंग, मीन्स बॉल सीधा चल रहा है, बॉल इज नॉट रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, क्लियर, न तो बॉल ऐसे रोटेशन कर रहा है, न ही बॉल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रोटेशन कर रहा है, ऐसे, मतलब न तो बॉल ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, और ना ही बॉल ऐसे घूम रहा है। इन दोनों केस में होगा क्या? देखिए बच्चों, अगर ये बॉल सीधा चल रहा है तो डेफिनेटली अगर हम इस तरफ चलते हैं तो जो एयर लेयर्स हैं वो उल्टे चलेंगे। लेकिन अगर बॉल कोई स्पिन मोशन नहीं कर रहा है, बॉल अगर कोई स्पिन मोशन नहीं कर रहा है तो ये बॉल सीधा ही चलेगा, ये बॉल जो है वो सीधा ही चलेगा। अगर ये स्पिन मोशन नहीं कर रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रीमलाइंस ऑफ एयर ऊपर एंड नीचे सेम होगा, मतलब जितना प्रेशर यहाँ होगा, जितना वेलोसिटी यहाँ होगा, उतना ही वेलोसिटी यहाँ होगा। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, चलते चलते बताया था लास्ट में, कि जहाँ स्ट्रीमलाइन क्राउडेड होती है वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा हो जाता है, और जहाँ स्ट्रीमलाइन स्पार्स होती है वहाँ वेलोसिटी कम होता है। लेकिन यहाँ दोनों साइड, ऊपर एंड नीचे दोनों जगह, स्ट्रीमलाइन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल है, इसलिए दोनों साइड ऊपर जितना प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर नीचे भी होगा, उतना ही प्रेशर नीचे भी होगा। इसलिए इस बॉल पे कोई डायनामिक लिफ्ट नहीं है। लेकिन इफ दिस बॉल इज रोटेटिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस, अगर बॉल ऐसे रोटेशन कर रहा है, ओके, ध्यान से देखना,
कि अगर ये बॉल ऐसे चल रहा है, ऐसे जा रहा है, और अगर ये बॉल ऐसे रोटेशन भी कर रहा है, सपोज मैंने ये रोटेशन इस तरफ बताया, तो ये जो बॉल का सरफेस है उसकी बिकॉज ऑफ रोटेशन उसकी वेलोसिटी इधर होगी, और ये सरफेस की वेलोसिटी बिकॉज ऑफ रोटेशन इधर होगी। तो ये जो वेलोसिटी है वो एयर लेयर्स की डायरेक्शन में है, तो ज़्यादा एयर लेयर यहाँ ड्रैग होंगे, ये एयर लेयर की वेलोसिटी बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये बॉल एयर लेयर अपने साथ भी ले जाने की कोशिश करेगा, तो एयर लेयर की वेलोसिटी और ये वेलोसिटी दोनों ऐड होके बॉल के ऊपर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, मतलब स्ट्रीमलाइन क्राउडेड हो जाएगी, और यहाँ ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ वेलोसिटी कम हो जाएगी, मतलब स्ट्रीमलाइन स्पार्स हो जाएगी। जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा वहाँ प्रेशर कम, यहाँ प्रेशर ज़्यादा, यहाँ वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज़्यादा, अब प्रेशर ज़्यादा यहाँ प्रेशर कम, तो इसे डायनामिक लिफ्ट मिलेगा। इसे क्या मिलेगा? डायनामिक लिफ्ट, मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसके ऊपर फोर्स लगेगा। लेकिन जनरली हम बॉल जब हम डालते हैं तो ऐसे रोटेट नहीं करवाते हैं, उसको उल्टा रोटेट करवाते हैं, ऐसे रोटेट। देखिए आप बॉल थ्रो कीजिए, ऐसे ऐसे कैसे डालेंगे? ऐसे डालेंगे, मतलब बॉल का रोटेशन ऐसे उल्टा होगा, जो बताया है ना उससे उल्टा होगा। मतलब यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ प्रेशर कम होगा, यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ प्रेशर कम होगा, रिवर्स होगा। क्लियर? बॉल का रोटेशन उल्टा कर देंगे तो प्रेशर डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा। क्लियर? नीचे बढ़ जाएगा, ऊपर कम हो जाएगा, सॉरी नीचे कम हो जाएगा, ऊपर बढ़ जाएगा। अब प्रेशर ऊपर बढ़ गया तो क्या होता है? जो बॉल हवा में चलती है इट कैप्ट लो, जो बॉल चलती चलती कैप्ट लो और बैट के नीचे से स्टंप में चली जाएगी। यस और नो? इसी तरह से अगर ये बॉल का रोटेशन, अगर किसी बॉलर के पास ऐसा टेक्निक है कि कैन रोटेट दिस बॉल अबाउट वर्टिकल एक्सिस, तो यही प्रेशर डिफरेंस जो है वो बॉल के आजू बाजू क्रिएट होगा, और बॉल के आजू बाजू प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा तो बॉल जो सीधा चलने वाला है, अगर इधर प्रेशर ज़्यादा है इधर कम है, तो बॉल को ऐसे हवा में ही टर्न मिलेगा या ऐसे टर्न मिलेगा। सो दिस इज़ द मेन कॉज ऑफ स्विंग बॉलिंग, आउट स्विंग, इन स्विंग, दैट इज़ द मेन कॉज। और जितना बॉल का सरफेस रफ होगा उतना ये एयर लेयर ज़्यादा ड्रैग होगा, जितना एयर लेयर ज़्यादा ड्रैग होगा बॉल के साथ उतना प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट होगा, उतना ही स्विंग ज़्यादा मिलेगा। सो दिस इज़ द मेन रीज़न ऑफ बॉल टेम्परिंग। क्लियर? दिस इज़ द मेन रीज़न ऑफ बॉल टेम्परिंग। बॉल टेम्परिंग करते हैं तो क्या होता है? बॉल का सरफेस जो है हम रफ कर देते हैं, तो ज़्यादा जिस जैसे बॉल डालेंगे एंड इफ़ यू कैन रोटेट इट अबाउट वर्टिकल एक्सिस, तो बॉल ऐसा सीधा चलने वाला था पर ऐसे टर्न ले लेगा, स्विंग हो जाएगा। सो दैट इज़ बॉल मूविंग विथ अ स्पिल। ओके, इसे मैग्नस इफेक्ट भी कहते हैं। सिमिलरली एरोफॉइल और लिफ्ट ऑफ एयरक्राफ्ट विंग, उसमें क्या होता है? देखिए बच्चों, तो एरोफॉइल जो एरोफॉइल है उसका शेप, अगर आप एरोप्लेन की विंग का शेप आप देखोगे तो ऊपर से ऐसे कॉन्वेक्स होगा, नीचे से थोड़ा कॉन्केव होगा। ये एरोप्लेन नहीं बनाए, उसकी विंग का क्रॉस सेक्शन है। ओके, विंग्स, ये एरोप्लेन है, यहाँ विंग्स होती है, तो ऊपर से थोड़ा कॉन्वेक्स होता है, नीचे से थोड़ा कॉन्केव होता है। तो जब ये हवा में चलता है तो ऊपर बिकॉज ऑफ दिस कॉन्वेक्स नेचर एयर लेयर क्राउडेड हो जाते हैं, और ये कॉन्केव नेचर की वजह से यहाँ स्पार्स हो जाते हैं। यहाँ एयर लेयर क्राउडेड हो जाते हैं तो यहाँ प्रेशर क्या हो, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, प्रेशर डाउन, यहाँ वेलोसिटी कम हो जाएगी, प्रेशर अप। तो नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है, ऊपर प्रेशर कम होता है, इसलिए बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, नीचे से प्रेशर, ये अगर विंग का एरिया ए है तो नीचे से फोर्स लगेगा P2A, ऊपर से फोर्स लगेगा P1A, बट प्रेशर के कारण फोर्स कहाँ लगता है? परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो P2A ऐसे लगेगा, P1A ऐसे लगेगा, बट एज P2 इज ग्रेटर देन P1 तो नेट फोर्स क्या लगेगा? P2 माइनस P1 इंटू ए, P2 माइनस P1 इंटू ए, नेट फोर्स ये लगेगा P2 माइनस P1 इंटू ए। Is that clear? So this is the force on wings P2 minus P1 into A due to pressure difference। और ये एरोप्लेन ऐसे फ्लोट क्यों होता है? न नीचे गिरता है ना ऊपर जाता है, नीचे प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है, तो प्रेशर डिफरेंस के कारण फोर्स ऊपर लगेगा। तो ये प्लेन ऊपर क्यों नहीं चला गया? क्योंकि उस केस में जब ये स्टेडी हाइट पे चल रहा है, उसका मतलब ये जो प्रेशर डिफरेंस है वो किसको बैलेंस कर रहा है? वेट ऑफ प्लेन को। इज दैट क्लियर? वेट ऑफ प्लेन को बैलेंस कर रहा है, ये ध्यान रखना। नाउ इसी
कंसेप्ट पे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 10.8। तो आज का लास्ट टॉपिक एग्जाम्पल 10.8। देखिए, ये एरोफॉइल वाला टॉपिक भी आप टेक्स्ट बुक से रीड करना। अ फुली लोडेड बोइंग एयरक्राफ्ट हैज़ अ मास 3.3 इंटू 10⁵ किलोग्राम। तो बोइंग एयरक्राफ्ट का मास 3.3 इंटू 10⁵ किलोग्राम। दिस इज द मास ऑफ बोइंग एयरक्राफ्ट। इट्स टोटल विंग एरिया, दोनों साइड विंग एरिया मिला के टोटल विंग एरिया जो है इट इज 500 मीटर स्क्वायर। 500 मीटर स्क्वायर। इट इज इन लेवल फ्लाइट विथ अ स्पीड ऑफ 960 किलोमीटर पर आवर। मतलब जब ये बोइंग एयरक्राफ्ट ऐसे चलता है, क्लियर, विथ वेलोसिटी v, ओके, तो ये जो वेलोसिटी है एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोइंग एयरक्राफ्ट, इट इज 960 किलोमीटर पर आवर। इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, अप्रॉक्सीमेटली आपको ये मिलेगा 267 मीटर इन 1 सेकंड। ये सॉल्व करना आप 10/36 सॉल्व करना, आपको शायद इसके आसपास कोई आंसर मिलेगा, 267 के आसपास। नाउ अब जब ये एरोप्लेन चलता है विथ सम एवरेज वेलोसिटी, तो यहाँ एयर लेयर कुछ v1 वेलोसिटी से चलेंगे और यहाँ कुछ v2 वेलोसिटी से चलेंगे। यहाँ v1 वेलोसिटी से चलेंगे, यहाँ v2 वेलोसिटी से चलेंगे। एंड जनरली ये स्पीड ऑफ प्लेन जो है इट इज़ टेकन एज v1 प्लस v2/2। ओके, v1 प्लस v2/2 ऐसा कंसिडर करते हैं, ये याद रखना। मतलब जिस स्पीड से ये जा रहा है ऑलमोस्ट उसी स्पीड से ये एयर लेयर्स चलते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस एरोफॉइल नेचर ऊपर वेलोसिटी कैसी होगी, ज़्यादा, नीचे वेलोसिटी कम होगी। लेकिन जो ये दोनों का जो एवरेज है दैट इज सेम एज एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्लेन, ये याद रखना। अब आपको फाइंड क्या करना है, एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर सरफेस ऑफ द विंग। एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस। अब प्रेशर डिफरेंस कैसे मिलेगा आपको बताइए। तो ये प्रेशर डिफरेंस जो है ये किसको बैलेंस करेगा, बोलिए, वेट ऑफ एयरक्राफ्ट को, जो मैंने अभी समझाया। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है इट इज वेट ऑफ एयरक्राफ्ट डिवाइड बाय एरिया ऑफ विंग्स। तो वेट कितना है देखिए, 3.3 इंटू 10⁵ इंटू g 9.8 डिवाइड बाय एरिया कितना है 500। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बी 6.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके, इंटू 10⁵, यस। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो ये प्रेशर डिफरेंस हमें मिला, ओके, ऊपर नीचे, मतलब नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है, ऊपर प्रेशर कम होता है, क्लियर। अब देखिए आगे क्या लिखा है कि एस्टिमेट द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन स्पीड ऑफ एयर on upper surface of wing relative to lower surface. Density is given 1.2 kilogram per meter square, मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब फ्रैक्शनल डिफरेंस और एस्टिमेट द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन स्पीड ऑफ एयर ऑन अपर विथ रिस्पेक्ट टू लोअर। तो यहाँ पे हम बर्नौलीज इक्वेशन यूज करेंगे। क्यों थर्ड टर्म नहीं लिखा, क्योंकि ऊपर एंड नीचे, अब प्लेन का हाइट बहुत ही ज़्यादा होता है और विंग का थिकनेस बहुत ही कम होता है। मतलब जो y1 होता है y2 होता है उसमें डिफरेंस बहुत ही कम होता है कंपेयर टू ग्राउंड। ऐसा थोड़ी बोलेंगे ये ज़्यादा ऊपर, ये कम, ये ज़्यादा ग्राउंड के नज़दीक है। ये मतलब y1 y2 ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं यहाँ पे, ओके। तो अगर मैं इसको 1 पॉइंट लेता हूँ, इसको 2 पॉइंट लेता हूँ, P1 ज़्यादा होता है कंपेयर टू P2, तो P1 माइनस P2, ये वैसे मैंने P2 ज़्यादा लिया है तो इसको 2 लेते हैं, इसको 1 लेते हैं, तो P2 माइनस P1 क्या होगा, हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। तो ये जो चेंज इन प्रेशर है इट इज हाफ रो V2 माइनस V1 V2 प्लस V1, या V1 माइनस V2 V1 प्लस V2। V1 प्लस V2/2 इज V एवरेज। ध्यान रखना, फ्रैक्शनल डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी
क्या होगा, तो V1 माइनस V2 बाई V एवरेज इंटू 100, परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100। अब V1 माइनस V2 क्या है, डेल्टा P बाई रो इंटू V एवरेज, और V एवरेज ऑलरेडी है, डेल्टा P बाई P इंटू V एवरेज ऑलरेडी है, तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर इंटू 100। अब डेल्टा P आप यहाँ से उठाना, परसेंटेज में आंसर मिलेगा अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से टेक्स्ट बुक में मल्टीप्लाई नहीं किया है, ओके, तो जो आपको क्वेश्चन में जो टर्म्स दिया है उसी में लिखना है। क्लियर। सो हमें फाइंड करना था क्या, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन स्पीड ऑफ एयर एट टॉप कंपेयर टू बॉटम, तो वो फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वेलोसिटी ये होगा। तो डेल्टा P आपके पास है, डेंसिटी आपके पास है, और V एवरेज आपको ये डालना है 267, उसका स्क्वायर, ये आंसर आपको 0.08 मिलेगा। अगर आंसर नहीं आता है तो टेक्स्ट बुक के कैलकुलेशन में गड़बड़ है, बाकी हमारे इक्वेशन सही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये हम ध्यान देना, V1 प्लस V2 बाई 2 इट इज़ V एवरेज, ये ध्यान देना आप लोग। ठीक है, बाकी तो सब सिंपल है, आप कर सकते हैं खुद। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। नाउ बोथ दी पोर्शन जो बचे हैं, ये आधा चैप्टर खत्म हुआ, हम ऐसा बोल सकते हैं। विस्कोसिटी 1 लेक्चर, सरफेस टेंशन 2 लेक्चर का है, 3 लेक्चर का काम बचा और 2 लेक्चर का एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों, ओके, चलिए गुड बाय, अच्छे से पढ़ना।